हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेली न्यूज एनालिसिस के तहत 1 मार्च 2024 को घटित हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज 1 तारीख है, तो इसका हम डिस्कशन करें। आज के प्रमुख समसामयिक मुद्दे कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेसी विधायक अयोग्य घोषित हो गए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, है ना। राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुए थे, तो वहाँ कांग्रेस और जो भाजपा के विधायकों के मध्य टक्कर थी। लेकिन वहाँ पे क्या है, बहुमत किसका है? बहुमत कांग्रेस का बहुमत है। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भाजपा का उम्मीदवार जीता है। तो ये क्यों जीता है, मैं इसका भी आगे कारण समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा प्रमुख विषय आज के समाचार पत्रों में रहा है किसान आंदोलन, है ना। किसान आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण चल रहा है? क्योंकि किसान जो है वो एमएसपी को कानूनी रूप देने का, है ना, कानूनी प्रावधान बनाने के बारे में, है ना, आंदोलन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। H1B वीज़ा, हाल ही में अमेरिका ने H1B वीज़ा में कुछ बदलाव किए, उसके बारे में जानेंगे। H1B वीज़ा क्या होता है? जो अमेरिका में बाहर के लोग, जो प्रवासी लोग होते हैं वो काम करते हैं, उनको वीज़ा प्रदान किया जाता है ना। टेक्नोक्रेट्स जो रहते हैं ना, वहाँ के जो अनुसंधान या बहुत सारे कार्यों के लिए जो अमेरिका जाते हैं, उनको H1B वीज़ा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी खबर रहेगी 6 तिमाहियों में सबसे तेज 8.4% रही विकास दर। भारत की जो पिछले 6 तिमाहियों की जो विकास दर थी, उसमें सबसे ज़्यादा इस लास्ट वाले जो मंथ रहा है उसकी रही है। वो कितनी रही है? 8.4% विकास दर रही है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हम सबसे पहली खबर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेसी विधायक अयोग्य घोषित हो गए। हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश से भाजपा के हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी, है ना, अभिषेक सिंघवी कांग्रेस के और हर्ष महाजन भाजपा के, है ना, हर्ष महाजन ने अभिषेक सिंघवी को हराया है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सीटें? 68 सीटें। ठीक है, 68 सीटें, और जिसमें से 34 कांग्रेस के पास है वर्तमान में, 25 भाजपा के पास है, 3 निर्दलीय और 6 सीटें रिक्त है। 6 सीटें रिक्त क्यों हुई? क्योंकि कांग्रेस के जो 6 कांग्रेसी विधायक थे उनको दल बदल कानून के तहत, कौन से कानून? दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से खुले मत पत्र की, मतलब खुला मतदान होता है। अब इसमें देखो, यहाँ पे कांग्रेस के 34, है ना, मैं एक नया इधर बता देता हूँ। कांग्रेस के 34 थे, लेकिन 25 और 3 28 और 6 ये जो कांग्रेस के अन्य जिन्होंने अयोग्य घोषित किया, इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। तो इससे क्या हो गया? इससे भाजपा के हर्ष महाजन जीत गए और कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी हार गए। ठीक है, और तो जो 6 कांग्रेसी विधायक थे, इनको जो दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अयोग्य, तो यहाँ पे अब आपको दल बदल कानून के बारे में पता होना चाहिए। ये स्टैटिक सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे ना। दल बदल कानून कब बनाया गया, कैसे आया, है ना, जो पार्टी की विचारधारा है उससे अलग ना जा सके, है ना। एक कहावत चलती है, आया राम गया राम, आया राम गया राम, है ना। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी दल बदल कानून लाया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक, और एक केस हुआ था कियोतो हलोहन वर्सेस जाचिल्लू, है ना। कियोतो, आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये, कियोतो हलोहन वर्सेस जाचिल्लू, है ना, जाचिल्लू, ये केस हुआ था, है ना। ये दल बदल का एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट था। ठीक,
और दल बदल कानून के बारे में आप और भी पढ़ेंगे। पहले प्रोविजंस 1/3 सदस्य थे, अगर किसी पार्टी की 1/3 सदस्य किसी नए दल में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 2/3 कर दी गई है ना। अब यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी नई पार्टी या नया कुछ बना लेते हैं तो उनकी अयोग्यता मतलब उन सदस्यों की उम्मीदवारी समाप्त नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने हुए हैं, यहाँ पे 6 लोगों को बर्खास्त किया है ना, टोटल कितने इसमें 38 थे, तो इन पर ऐसा कुछ लागू नहीं होगा, इसलिए इनको बर्खास्त कर दिया। और दल बदल में जो अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है जो किनको होता है, सदन के अध्यक्ष को होता है ना, सदन के अध्यक्ष, लोकसभा के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा के संबंध में विधानसभा के अध्यक्ष को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें मैंने बता दी है ना। हिमाचल प्रदेश में ये करंट घटना है कि 6 कांग्रेसी विधायक अयोग्य घोषित हो गए। तो आपको इसमें क्या क्या आना चाहिए, आपको सबसे पहले आना चाहिए कि राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है। दल बदल कानून क्या है, ये स्टैटिक सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, दल बदल कानून क्या है, ठीक है। और दल बदल कानून के तहत बहुत सारे जो प्रोविजंस होते हैं, कितने लोग मर्ज होते हैं तो इनवैलिड नहीं होता है, ये सारी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। वो करंट घटनाक्रम क्या होगा कि अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा के हर्ष महाजन जीत गए, ठीक है। तो ये पूरी घटनाक्रम। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसान आंदोलन। आपने खबरों में पढ़ा होगा कि पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, है ना। शंभू जो बॉर्डर है दिल्ली की, टिहरी बॉर्डर है ना, पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है और उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है ना, अव्यवस्था फैलने के कारण दिल्ली आने से रोका जा रहा है, ठीक है। हाल ही में किसान नेता डल्ले वाले किसान नेता ने दिल्ली कूच के फैसले को फिलहाल रोक दिया है, ठीक है। किसान नेता बहुत सारे किसान नेता उभर कर आ रहे हैं वर्तमान में, है ना। राकेश टिकैत भी उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है, राकेश टिकैत, है ना। राकेश टिकैत को आपको पता होगा, इन्होंने जो 3 कृषि कानून आए थे पहले उनको रद्द कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 कृषि कानून आए थे, है ना, 3 कृषि कानून को रद्द करा दिया था इन्होंने, ठीक है। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो वर्तमान में किसान, पहले तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा था, लेकिन वर्तमान में किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी उनकी मांग है कि जो किसान फसल उत्पादित करता है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाने की वो मांग कर रहे हैं, है ना। वर्तमान में एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो 23 कृषि उत्पादों पर दिया जाता है, ठीक है। और ये दिया जाता है, इसमें दिया जाता है, लेकिन सरकार इस तरह से सपोर्ट प्राइस घोषित कर देती है, लेकिन पूरे 23 के 23 वो नहीं खरीदती है। इसमें से जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कुछ ही चीज़ें वो खरीदती है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है, जो अन्य उत्पाद होते हैं, जैसे किसी ने सरसों बो दिया, किसी ने ज्वार बो दिया, किसी ने मक्का बो दिया, है ना, तो इस पर उनकी जो अगर ज़्यादा उपज हो जाती है तो मार्केट में क्या हो जाता है, उनके भाव गिर जाते हैं। भाव गिर जाएंगे तो उन्हें सस्ते दामों में देना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि उनको तो तत्काल पैसा चाहिए रहता है। तो किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो फसलें उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो घोषित करती है ना, रबी और खरीफ फसल के लिए वो एमएसपी घोषित करती है ना, रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। तो उसमें ये उनकी मांग है कि आप इसको कानून के दायरे में ला दीजिए, तो उससे हमारे जो उत्पाद हम कुछ भी बोए तो हम सरकार को वो बेच सकते हैं, मतलब एक सुरक्षा हमको मिल जाएगी, ये उनका पक्ष है। परंतु सरकार अपना पक्ष ये रख रही है कि अगर इसको हम कानून के मतलब कानूनी दायरे में ला देंगे तो सरकार पर क्या बढ़ जाएगा, वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। व्यापक स्तर पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, सरकार का ये तर्क है, ठीक है। तो ये मुद्दा चल रहा है मतलब अभी ये, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट H1B वीज़ा। H1B वीज़ा, अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा एजेंसी ने H1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन और आवेदन को लेकर नई प्रणाली लॉन्च करने की घोषणा की है, मतलब एक नई प्रोसेस लागू करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि H1B वीज़ा क्या होता है। H1B वीज़ा एक गैर आप्रवासी वीज़ा है
ये वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, विशेषज्ञता की जरूरत वाले विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। आमतौर पर इन भूमिकाओं के लिए स्नातक की डिग्री या समकक्ष की जरूरत होती है, मतलब आपको ग्रेजुएट भी होना जरूरी है। वैसे ही समझ में आ रहा है आईटी प्रोफेशन से तो आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। H1B वीज़ा आमतौर पर 3 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं, है ना। हर साल 65,000 H1B वीज़ा आवंटित किए जाते हैं। साथ ही उन्नत अमेरिकी डिग्री, यूएस मास्टर या उससे ऊपर वाले लोगों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीज़ा आवंटित किए जाते हैं। H1B वीज़ा धारकों के लिए आश्रित परिवारों के सदस्यों, है ना, पति पत्नी जो भी हो, को H4 वीज़ा धारक जारी किया जाता है। H4 वीज़ा के तहत मुख्य आवेदक हमेशा H1B वीज़ा धारक होता है। मतलब कोई अगर H1B धारक जा रहा है दिल्ली, तो उसके साथ में उसकी पति या पत्नी एक कोई ना कोई तो रहेगा ही सही, तो उसे H4 वीज़ा प्रदान किया जाएगा, है ना, H4 वीज़ा। ठीक, अब कुछ बदलाव किए गए हैं H1B वीज़ा में, तो क्या किया गया है। मार्च 2024 में से शुरू होने वाले H1B इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक नए संगठनात्मक खाते की जरूरत होगी, है ना, एक नए संगठनात्मक खाते की जरूरत होगी। अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा एजेंसी ने H1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन और आवेदन को लेकर नई प्रणाली लॉन्च की है। इससे एक संगठन के भीतर कई लोगों के साथ साथ उनके कानूनी प्रतिनिधियों को H1B पंजीकरण और H1B आवेदन पर सहयोग करने और तैयार करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, तो ये नया बदलाव लाया है हाल ही में इसमें, इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमारा आज का लास्ट का टॉपिक हम देखेंगे कि 6 तिमाहियों में सबसे तेज 8.4% रही विकास था, है ना। अक्टूबर नवंबर 2023 तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 8.4% रही। ये 6 तिमाहियों में सबसे तेज गति है। ऐसा क्यों है? सरकार के मुताबिक विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों के नेतृत्व में ही मजबूत वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 8.4% की जीडीपी ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इससे विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा, है ना, विकसित भारत का। इन्होंने एक ट्वीट भी किया है इस संबंध में, तो उसी के संबंध में ये प्रमुख खबर न्यूज़पेपर में आई है। भारत ने दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का ताज भी बरकरार रखा है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है ना। ये सारी खबरें में दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर आता है हिंदी का, दैनिक जागरण, है ना, राष्ट्रीय संस्करण, है ना, नेशनल एडिशन, उसके आधार पर मैं रोज आपको खबरों का एनालिसिस करूंगा, है ना। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण आता है, तो रोज मैं आपको एनालिसिस करूंगा। ठीक है, अब आज के प्रश्नों के आधार पर मैं आज का एक प्रश्न मेन से संबंधित पूछूंगा। क्या प्रश्न है वो? क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी वैधता प्रदान करके किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है? ठीक है, तो आपको 150 शब्द और 10 अंकों में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर मैं भी अभी तो नहीं बताऊंगा, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है ना। इसको आपको बताना है। ऑप्शन से 4 चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो आपको इसको सही आंसर जो भी मैंने इस वीडियो में ये आंसर बताया है ना, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताना है। ठीक, वैसे आप सब इसका आंसर भी जानते होंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।